हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय आनंद सर अयोध्या। स्वागत है आपका। और आज हम लोग जो है थोड़ा सा एक नया टॉपिक एनालाइज करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। और उस टॉपिक का जो नाम है वो है फिजिक्स और मैथमेटिक्स। अब अगर फिजिक्स पढ़नी है तो मैथमेटिक्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और फिजिक्स और मैथमेटिक्स आप जानते हैं बहुत ज़्यादा इंटर कोरिलेट है, एक दूसरे के बिना नहीं चल सकता है। खासकर फिजिक्स तो मैथमेटिक्स के बिना नहीं चल सकती है। तो कुछ लोगों के जो है वो स्टेटमेंट्स हैं फिजिक्स और मैथमेटिक्स के कोरिलेशन के बीच। और उन स्टेटमेंट्स की अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट आप देखिए, जो पहला स्टेटमेंट है वो कहता है कि फिजिक्स इज किंग ऑफ साइंस। जनरली तो फिजिक्स फिलॉसफी है एक तरह की, लेकिन साइंस की ब्रांच है। आप जानते हैं जिस तरह से केमिस्ट्री, जिस तरह से बायोलॉजी, उसमें फिर जियोलॉजी और बॉटनी, उसी तरह से फिजिक्स भी साइंस की एक ब्रांच है। और इस ब्रांच को कहा जाता है कि ये जो है किंग है। अब किंग क्यों है? क्योंकि ये हमको यूनिवर्स के बारे में, सराउंड्स के बारे में पढ़ाता है, हमारे आसपास की चीज़ों के बारे में पढ़ाता है। तो स्टेटमेंट क्या है? फिजिक्स इज किंग ऑफ साइंस। और ये स्टेटमेंट एक नोबेल प्राइज विनर है 2004 के, ग्रॉस जिनका नाम है, उन्होंने कहा था कि फिजिक्स जो है वो साइंस की किंग है। कुछ और भी इस तरह के स्टेटमेंट है। अब मैथमेटिक्स क्या है जो इसके लिए जरूरी है? तो मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स जो है वो साइंस में क्वीन है। जिस तरह से फिजिक्स किंग है तो फिर मैथमेटिक्स क्वीन है। और ये स्टेटमेंट जो है वो 19th सेंचुरी में गास, एक साइंटिस्ट हुए, फिजिसिस्ट हुए, उन्होंने बताया था। मैथमेटिक्स में भी उन्होंने काम किया है। तो उन्होंने कहा कि जो है जिस तरह से फिजिक्स जो है वो किंग है, उसी तरह से गॉस ने बहुत पहले कहा कि जो है मैथमेटिक्स जो है वो क्वीन है। और लास्ट में दोनों को कोरिलेट किया गया और ये कहा गया कि मैथमेटिक्स जो है वो फिजिक्स की लैंग्वेज है। अब फिजिक्स क्या है? यूनिवर्स के बारे में एनालाइज करना, नेचर के बारे में एनालाइज करना। और ये बहुत पहले गैलीलियो, बहुत पहले जो है एक तरह के कह सकते हैं कि विचारक रहे हैं, फिलोसोफर रहे हैं। और चूंकि फिजिक्स फिलॉसफी से जनरेट है तो एक तरह से कहा जाए तो फिजिसिस्ट भी रहे हैं। इन्होंने कहा कि जो है मैथमेटिक्स जो है वो फिजिक्स की लैंग्वेज है। ये यूनिवर्स में जो भी फिनोमेनन हो रही है, अगर उसको आप लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए। तो जनरली हम कह सकते हैं कि फिजिक्स मैथमेटिक्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। ना फिजिक्स में के बिना मैथमेटिक्स चल सकती है, ना मैथमेटिक्स के बिना फिजिक्स चल सकती है। तो एक तरह से देखा जाए तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स बहुत आपस में इंटर कोरिलेट है। और अल्बर्ट आइंस्टीन का एक फेमस इक्वेशन है E = mc²। तो आप जानते हैं कि E = mc² आप कैसे लिख सकते हैं? जब तक आपको मैथमेटिक्स ना आती हो तब तक आप ये नहीं कह सकते हैं कि एनर्जी = मास इंटू स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो E = mc², जो बहुत फेमस इक्वेशन कह सकते हैं आइंस्टीन का, मास एनर्जी रिलेशन है। ये बताते थे कि मास टू एनर्जी और एनर्जी टू मास, ये दोनों आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। जो कुछ भी यूनिवर्स में हो रहा है वो मास का एनर्जी में या एनर्जी का मास में कन्वर्जन है। और बीच में क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट की कनेक्टिविटी है। तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपको थोड़ी बहुत समझ में आई कि फिजिक्स अगर किंग है तो मैथमेटिक्स क्वीन है। और फिजिक्स को रिप्रेजेंट करना है, फिजिक्स को डिस्क्राइब करना है, फिजिक्स के बारे में इक्वेशन से लिखने हैं, फिजिक्स के बारे में लॉज लिखने हैं, तो फिर बिना मैथमेटिक्स के नहीं चल सकता। इसीलिए गैलीलियो ने बहुत पहले ही कहा था कि जो फिजिक्स है वो कह सकते हैं कि उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैथमेटिक्स जो है वो फिजिक्स की लैंग्वेज है या यूनिवर्स की लैंग्वेज है। तो अब इस हिसाब से चले तो मैथमेटिक्स जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस लेक्चर में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि मैथमेटिक्स का कौन कौन सा पोर्शन हमारे लिए फिजिक्स में बहुत ज़्यादा, ये कह सकते हैं कि रिक्वायरमेंट है उसकी, या कह सकते हैं कि नेसेसरी है। तो उसमें तमाम सारी ब्रांचेज आप जानते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपको कोई भी फिजिकल फिनोमेनन, कोई भी फिजिकल इफेक्ट आपको डिस्क्राइब करना है तो कहीं ना कहीं उस इफेक्ट के एक इक्वेशन बनते हैं या उन फंडामेंटल रूल के एक इक्वेशन बनते हैं। और इक्वेशन में आप तब तक इक्वेशन के बारे में बात नहीं कर सकते जब तक आपको मैथमेटिक्स ना आती हो। इसका मतलब ये है कि अगर एक अच्छा फिजिसिस्ट बनना है, एक अच्छे फिजिक्स का टीचर बनना है, एक अच्छे फिजिक्स का स्टूडेंट बनना है, तो हमको मैथमेटिक्स भी आनी चाहिए। विदाउट मैथमेटिक्स देयर इज नथिंग इन फिजिक्स, और वी कैन से द फिजिक्स इज मीनिंगलेस विदाउट मैथमेटिक्स। तो स्टार्ट करते हैं।
और मैथमेटिक्स के कौन कौन सी ब्रांच हमारे लिए ज़रूरी है वो आप समझें। बहुत सारी ब्रांचेज आपकी जानकारी में होंगी, जैसे अलजेब्रा, हिंदी में कहते हैं बीजगणित। बीजगणित में अर्थमेटिक भी कह सकते हैं, आती है उसके अंदर। तो हमको जोड़ना आना चाहिए, घटाना आना चाहिए, भाग देना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, एडिशन आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्रैक्शन आने चाहिए। उस फ्रैक्शन में भी तमाम तरह की कैटेगरी है। ये सारी चीज़ें हमको आनी चाहिए। हमको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है कि वो ट्रिग्नोमेट्री में जो है वो ट्रिगोनोमेट्री, अगर आप अलग अलग वर्ड्स करें तो उसमें ट्राई शब्द का इस्तेमाल है। ट्राई का मतलब 3 से होता है। तो जो एक तरह से देखा जाए तो ट्राइंगल पर बेस, मेट्री का मतलब होता है मित या अध्ययन। तो आप 3 साइड से बनी हुई किसी भी शेप को अगर आप उसका अध्ययन करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री भी चाहिए, क्योंकि आप 3 डायमेंशन की बात करेंगे तो वहाँ पर भी आपको एंगल्स की ज़रूरत पड़ेगी, तमाम सारे रेशियोज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री भी आनी चाहिए। तो अलजेब्रा आपको आनी चाहिए, जिसमें अर्थमेटिक भी कंक्लूड है। आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। ऐसे ऐसे और भी कई सारी ब्रांचेज हैं जो आपको आनी चाहिए। जैसे वेक्टर अलजेब्रा आपको आनी चाहिए। अब वेक्टर अलजेब्रा क्यों आनी चाहिए? क्योंकि आप जानते हैं फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं उनको आइदर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होती है, या स्केलर से रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। कभी कभी टेंसर की भी ज़रूरत पड़ जाती है, जहाँ पे वेक्टर और स्केलर दोनों में समस्या रहे, कभी वेक्टर कभी स्केलर जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए। आपको फेजर चाहिए, तो फेजर एंगल पे डिपेंड करता है, एंगल बिना ट्रिग्नोमेट्री के पॉसिबल नहीं है। तो आपको जो तीसरी ब्रांच आनी चाहिए वेक्टर अलजेब्रा है। आपको डिफरेंशियल कैलकुलस आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए डिफरेंशियल कैलकुलस? कैलकुलस में आप क्या पढ़ते हैं, अगर आप मैथमेटिक्स में थोड़ा बहुत जानते हैं तो कैलकुलस में आपको इंटीग्रेशन, चीज़ों को जोड़ना, एंड डिफरेंशिएशन, चीज़ों को छोटे छोटे भाग में तोड़ना। अगर कई सारे छोटे छोटे सेक्शन को आप जोड़ना शुरू करते हैं किसी लिमिट्स में तो कहते हैं हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। फिर उसी लिमिट्स के अंदर हम उनको छोटे छोटे सेक्टर में डिवाइड करना शुरू करें, छोटे छोटे भाग में तोड़ें, तो हम कहते हैं कि हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं। तो आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आना चाहिए। आपको स्टैटिक्स और डायनामिक्स आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में आप या तो रेस्ट की चीज़ों को पढ़ते हैं या तो आप मोशन की चीज़ों को पढ़ते हैं। अब आप रेस्ट वाली बॉडीज को पढ़ते हैं, रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को पढ़ते हैं, रेस्ट वाले पार्टिकल को पढ़ते हैं, तो आपको स्टैटिक्स की प्रिंसिपल आनी चाहिए। स्टैटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स की ब्रांच है जहाँ पर बॉडीज एट रेस्ट के बारे में हम एनालाइज करते हैं। अगर चीज़ें चलने लगे, जनरली मोशन में है, तो अगर हम मोशन डिस्क्राइब करके चलते हैं तो हमको डायनामिक्स आनी चाहिए। गतिकी कहते हैं, स्टैटिक्स तो स्थैतिकी कहते हैं। तो ये भी मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिसमें हम मूविंग बॉडी के बारे में, मूविंग पार्टिकल के बारे में, मूविंग ऑब्जेक्ट के बारे में एनालाइज करते हैं। तो ये भी हमको आना चाहिए। हमको तमाम सारे सीरीज के सॉल्यूशंस आने चाहिए। अब सीरीज सॉल्यूशन क्या है? बहुत सारे इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनका जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है उसमें बड़ी बड़ी सीरीज जनरेट हो जाती है। तमाम सारे इक्वेशंस बन जाते हैं जो आसानी से सॉल्व नहीं होते हैं, लंबे लंबे इक्वेशंस बनते हैं, उनके लिए आपको सीरीज सॉल्यूशन आना चाहिए। तो जनरली हम कह सकते हैं कि जब तक हम मैथमेटिक्स के कुछ ब्रांचेस के बारे में थोड़ा बहुत ना जानते हैं तब तक हम फिजिक्स में अपनी अच्छी पकड़ नहीं बना सकते। इसीलिए कहा जाता है कि मैथमेटिक्स जो है वो लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स है, क्योंकि बिना लैंग्वेज के आप फिजिक्स में कुछ नहीं कर सकते। तो अगर देखा जाए तो ब्रांचेज कौन कौन सी बनी मैथमेटिक्स में, आपको क्या क्या आनी चाहिए? ए सेक्शन में आपको अलजेब्रा आनी चाहिए। बी सेक्शन में आपको क्या आना चाहिए? आपको ट्रिगोनोमेट्री आनी चाहिए। और आपको क्या आनी चाहिए? आपको वेक्टर कैलकुलस आना चाहिए। इसकी नीड हो सकती है आपको। अगले में जाएं तो आपको डिफरेंशियल कैलकुलस आनी चाहिए। और आपको क्या चाहिए? इंटीग्रल कैलकुलस आनी चाहिए। और किसकी जरूरत पड़ सकती है आपको? आपको स्टैटिक्स और डायनामिक्स की जरूरत पड़ सकती है। और आपको किसकी जरूरत पड़ सकती है? आपको सीरीज सॉल्यूशन की जरूरत पड़ सकती है। तो ये सारी चीजें मैथमेटिकल
कॉन्सेप्ट है इनके बारे में अगर आपको जानकारी ठीक ठाक है तभी आप फिजिक्स में अच्छी पकड़ बना सकते हैं, फिजिक्स में तभी आप अच्छे तथ्यों के साथ बात कर सकते हैं, तभी आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो इतनी सारी छोटी छोटी ब्रांचेज हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये फिजिक्स के साथ जो मैथमेटिक्स है उसमें ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अब बात करते हैं कि ये हमको क्यों चाहिए। तो फिजिक्स में जनरली किसकी बात करते हैं, दो ही तरह की क्वांटिटी की बात करते हैं, आइदर वेक्टर और स्केलर। वेक्टर क्या है, वेक्टर्स वो हैं जिनमें केवल और केवल, स्केलर वो है जिनमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर्स वो हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इन्वॉल्व हो। अब स्केलर की बात करते हैं तो अगर फिजिकल क्वांटिटीज का टाइप देखा जाए तो हम किसकी किसकी बात करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज की। और ये फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार की हो सकती है, एक इसमें स्केलर हो सकता है, और जो दूसरी ब्रांचेस की है इसमें वेक्टर्स हो सकते हैं। तो फर्स्ट ब्रांच स्केलर्स हो सकती है, दूसरी ब्रांच वेक्टर हो सकती है। अब स्केलर्स क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड, नॉट डायरेक्शन, जैसे डिस्टेंस, जैसे मास, जैसे टाइम, जैसे लेंथ, जैसे स्पीड, जैसे एनर्जी। ये सारी की सारी जो है वो सब की सब केवल और केवल स्केलर्स हैं, क्योंकि इनमें कभी डायमेंशन नहीं लिखी जाती, इनमें कभी यूनिट नहीं लिखी जाती, इनमें कभी डायरेक्शन नहीं, यूनिट लिखी जाती है, डायमेंशन लिखी जाती है, डायरेक्शन नहीं लिखी जाती। कभी आपको डिस्टेंस मिले तो आदमी कहता है कि 5 मीटर है, मान लीजिए कोई डिस्टेंस, लेकिन इसमें वो कभी बात नहीं करेगा कि किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है। लेकिन अगर उसके साथ डायरेक्शन भी इंक्लूड हो गई है तो फिर वो स्पीड, फिर वो डिस्टेंस नहीं रह जाएगी या स्पीड नहीं रह जाएगी, वो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी हो जाएगी। तो इधर अगर बात करें वेक्टर्स की तो इसमें डायरेक्शन और प्लस मैग्नीट्यूड बोथ, इसमें दोनों होना चाहिए। और इसमें क्या क्या लिख सकते हैं, उधर डिस्टेंस लिखा है तो इधर डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, और इसके साथ क्या हो सकता है, इधर वेलोसिटी हो सकती है, इधर मोमेंटम हो सकता है, इधर एंगुलर मोमेंटम हो सकता है, इधर फोर्स हो सकती है, इसको आप लीनियर मोमेंटम भी कह सकते हैं जनरली। तो ये सारी चीजें किस कैटेगरी में जाती हैं, वेक्टर्स में। फिर से देख लेते हैं स्केलर्स जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, हाउ मच, डायरेक्शन नहीं, केवल हाउ मच की बात हो, कितना है, किस दिशा में है, इसकी कोई बात ना हो, तो डिस्टेंस कह सकते हैं, मास कह सकते हैं, टाइम कह सकते हैं, लेंथ कह सकते हैं, स्पीड और एनर्जी। इन सब के बारे में आप जहां भी देखे होंगे लोअर सेक्शंस में 6, 7, 8, 9 वहां सब पर आपको इनके बारे में, जैसे मास कहीं लिखा मिलेगा तो आपको 10 kg मिलेगा, लेकिन ये नहीं लिखा रहता है कि किस डायरेक्शन में है। टाइम आपको मिलेगा तो 3 सेकेंड, 5 आवर्स, इस तरह का मिलेगा, कोई डायरेक्शन नहीं होती है। लेंथ अगर आपको मिलेगी तो आपको 5 मीटर मिलेगी, तो इसमें भी नहीं लिखा रहता है कि डायरेक्शन किधर है। इस तरह से आपको स्पीड मिलेगी तो 5 किलोमीटर पर आवर मिलेगी, इसमें भी डायरेक्शन नहीं लिखी होती है। अगर डायरेक्शन लिखी होगी तो फिर ये वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें स्केलर्स में जाती है जिनके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। अब अगर इसमें डायरेक्शन इंक्लूड होने लगे, ऐसी क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ उनका डायरेक्शन भी इंक्लूड होने लगे, उनको कहते हैं कि ये वेक्टर्स हैं। जैसे स्पीड से आप आगे बढ़े, अगर आपने किसी स्पीड के लिए डायरेक्शन फिट कर दिया है उसके साथ कि 5 किलोमीटर पर आवर है लेकिन नॉर्थ में है, तो कहेंगे कि वेलोसिटी हो गई वो। आपने किसी के चलने के लिए कहा कि आप 5 मीटर चले हैं,
तो अगर आप केवल 5 मीटर चले हैं तो इसका मतलब आपने डिस्टेंस ट्रेवल की है। लेकिन अगर आप कहें कि 5 मीटर आप नॉर्थ में चले हैं तो जैसे ही आपने उसके साथ डायरेक्शन इन्वॉल्व की वो तत्काल वो वेक्टर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वेक्टर्स क्या हैं? जिनके साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इन्वॉल्व हो। अब बात करते हैं कि इन तरह की क्वांटिटीज में मैथमेटिक्स का क्या रोल है, मैथमेटिक्स इसमें क्या कर सकती है हमारे साथ। तो अगर स्केलर क्वांटिटीज हैं तो क्वांटिटीज को जोड़ा जाने की जरूरत पड़ सकती है, उनको घटाने की जरूरत पड़ सकती है, उनको डिवाइड करने की जरूरत पड़ सकती है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ सकती है। तो चूंकि स्केलर में डायरेक्शन नहीं है या इसमें डायरेक्शन मानी नहीं जाती है, इसलिए इन स्केलर्स के साथ जो मैथमेटिक्स होगी वो केवल और केवल जनरल मैथमेटिक्स होगी। सिंपली जैसे ऐड करते हैं, सिंपली जैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, सिंपली जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपली जैसे डिवाइड करते हैं, उस तरह का। तो इसमें कह सकते हैं कि हम इसमें क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? जनरल अरिथमेटिक। इसमें आपको बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे इसको जो है वो जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर वो स्केलर्स नहीं है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप कह दीजिए कि कहीं से आपको 10 जूल एनर्जी मिली थी, फिर आपको 15 जूल एनर्जी और मिल गई है, तो आप सीधे सीधे जोड़ के कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी 25 जूल होगी। आपको मास मिला है कि हमारे पास एक बॉल है जिसका मास जो है 5 kg है, दूसरी बॉल मिल गई 7 kg है, तीसरी और मिल गई 8 kg है, तो 5, 7 और 8 जोड़ देंगे 20 kg टोटल हो जाएगा। कोई डायरेक्शन का इसमें झंझट नहीं है। इसलिए जनरल अरिथमेटिक से आप स्केलर क्वांटिटी को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा भाग कर सकते हैं। तो इसमें जनरल अरिथमेटिक का समस्या कहाँ है? समस्या वहाँ है जहाँ पे आप डायरेक्शन को इंक्लूड कर लेते हैं, अर्थात जब आपके पास क्वांटिटी कैसी हो जाए, वेक्टर्स। तो प्रॉब्लम क्रिएटेड वेयर वी टेक वेक्टर क्वांटिटीज, स्केलर यूज जनरल अरिथमेटिक्स जस्ट लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ओवर डिवीजन। अब वेक्टर्स में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है, तो आप इसे जनरली नहीं जोड़ सकते। मान लीजिए कोई दो वेक्टर कोई जोड़ने के लिए कह दे कि आपको एक फोर्स दी है 10 न्यूटन, तो सिंपल सी बात है इसके साथ डायरेक्शन इन्वॉल्व होगी। मान लीजिए कि 10 न्यूटन है और नॉर्थ में है, फिर एक फोर्स आपको और दी है, फॉर एग्जांपल 15 न्यूटन, मान लीजिए कि ये ईस्ट में है, और अब आपसे कहा जा रहा है कि रिजल्टेंट बताइए कितना होगा। तो अब चूंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो वहां आपको देखना पड़ेगा कि उनकी डायरेक्शन कैसी है। क्या दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट हैं? क्या दोनों फोर्स एक दूसरे की डायरेक्शन में हैं? क्या दोनों फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं? तो जैसे जिस तरह की सिचुएशन क्रिएट होगी उस तरह का रिजल्टेंट आएगा। फॉर एग्जाम्पल एक फोर्स मान लीजिए लग रही है 15 न्यूटन इस तरफ, इसके अपोजिट एक फोर्स लग रही है 10 न्यूटन। ये कोई ऑब्जेक्ट हो गया आपका। अब चूंकि ये दोनों फोर्स है, फॉर एग्जांपल ये F1 है, फॉर एग्जांपल ये F2 है, अब आपको इसमें रिजल्टेंट कैसे मिलेगा? चूंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो फिर आपको इसमें एक दूसरे के अपोजिट होने के कारण घटाना पड़ेगा। तो रिजल्टेंट जो आपका मिलेगा वो 15 माइनस 10 5 न्यूटन। और 5 न्यूटन किस डायरेक्शन में जाएगा? जो फोर्स आपकी ज्यादा होगी। F4 इस तरफ थी तो 15 न्यूटन थी, F2 इस तरफ है 10 न्यूटन, तो 15 में से 10 घटाएंगे तो रिजल्टेंट जो जाएगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा। फॉर एग्जांपल ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो जो रिजल्टेंट बॉडी आपकी जाएगी वो नॉर्थ डायरेक्शन में जाएगी। एक और चीज समझने वाली है कि जब किसी क्वांटिटी को वेक्टर लिखते हैं तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल फोर्स, अगर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो सिंबल इसका F होता है, लेकिन अगर सिर्फ इतना ही लिखा है तो ये इसका मैग्नीट्यूड लिखा है। इस पर हम क्या लगा लेते हैं? एरो। और जैसे इस पर एरो लगेगी, इस एरो की जो लेंथ है वो बताती है मैग्नीट्यूड, और इस एरो का जो हेड है वो बताता है डायरेक्शन। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। तो किसी क्वांटिटी पर अगर आपको एरो लिखा हुआ मिलता है, एरो लगा हुआ दिखता है, तो आप ये मान लीजिए कि वो क्वांटिटी कैसी है? वेक्टर। और एरो की डायरेक्शन बताएगी कि वो किधर जा रहा है। तो एरो में जो लेंथ है इसकी ओनली मैग्नीट्यूड, और जो इसका हेड है वो क्या बताता है? डायरेक्शन।
और कई सारी बुक में अगर आप और ज़्यादा अपर क्लासेस में जाएं तो यही एफ आपको बोल्ड में लिखा मिलेगा, थोड़ा सा डार्क कर दिया जाता है कि किसी लेटर को अगर डार्क लिखा है तो ये मान लीजिए कि ये वेक्टर ही लिखा है। और इसका मॉड कितना होगा, मैथमेटिक्स के हिसाब से चले तो इसे ऐसे लिखा जाता है। अगर इस तरह से लिखा है तो मानकर चलिए कि ये स्केलर हो गया, जैसे ये तो वेक्टर है, ये बोल्ड में लिखा है, ये भी वेक्टर है, लेकिन अगर इसका मॉड लिखा है तो फिर ये अब क्या हो गया, स्केलर। इसका मतलब है कि जो 15 न्यूटन नॉर्थ में था अगर यहां पर लिख दिया जाए तो उससे 15 न्यूटन बचेगा। इसका मतलब है कि वहां पर आपको डायरेक्शन नहीं मिलेगी, वो रिजल्टेंट आपको मॉड दे देगा। तो इस तरह से जब हमको वेक्टर क्वांटिटीज पढ़नी होती हैं तो हमारे साथ समस्या आती है। अब वेक्टर्स को जोड़ने के तमाम सारे तरीके हैं, उसमें तमाम सारा मेथड्स है कि कैसे कैसे दो वेक्टर को जोड़ा जाए, कैसे कैसे वेक्टर के कंपोनेंट निकाले जाए। इन सारी चीज़ों के लिए हम लोगों को इसमें तमाम सारे और भी तरीके पढ़ने पड़ सकते हैं कि हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ कैसे जोड़ें, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ कैसे घटाएं। तो मोस्टली जो अगला टॉपिक होगा, हम लोगों का अगला वीडियो होगा, वो इस बात पर चर्चा होगी कि हम वेक्टर्स को जोड़ने के कौन कौन से मेथड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तब तक आप लोग देखते रहिए, चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराते रहिए। और वेक्टर और स्केलर के बारे में ये एक जानकारी आपके पास थी, थोड़ा सा देखिए और अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं।